अध्याय 28 स्नेप की सबसे बुरी याद। जादू मंत्रालय के आदेश से आज से डंबलडोर के स्थान पर डेलोरेस जेन अम्ब्रिज सर्वोच्च प्रशासक हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस होंगी। यह शैक्षणिक कानून क्रमांक 28 के अनुपालन में है। हस्ताक्षर कॉर्नेलियस ओसवाल्ड फज, जादू मंत्री। नोटिस रातों रात पूरे स्कूल में लग गए थे, लेकिन उनसे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि महल के भीतर रहने वाले हर विद्यार्थी को ये बात कैसे पता चल गई कि डंबलडोर दो ऑर्डर्स, सर्वोच्च प्रशासक, जादू मंत्री और उनके जूनियर असिस्टेंट को हरा कर भाग गए थे। हैरी महल में जहां भी गया वह डंबलडोर के पराक्रम के बारे में खुसुर-पुसुर हो रही थी। हालांकि एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचने के कारण कुछ बातें बदल गई थी। हैरी ने सुना कि सेकेंड ईयर की एक लड़की अपनी सहेली को बता रही थी कि फर्स्ट सेंट मंगोज अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि उनका सिर अब कद्दू बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी की जानकारी बिल्कुल सही थी। मिसाल के तौर पर सभी यह जानते थे कि विद्यार्थियों में से सिर्फ हैरी और मैरिटा ने ही डंबलडोर के ऑफिस में यह दृश्य देखा था। चूंकि मैरिटा इस समय अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए विद्यार्थी बार बार हैरी से आंखों देखा हाल सुनने का आग्रह कर रहे थे। हैरी की कहानी पूरी तालीमता से सुनने के बाद अर्नी मैकमिलन ने जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास से लौटते समय विश्वास से कहा, डंबलडोर जल्दी ही लौट आएंगे। हमारे सेकेंड ईयर में भी जादू मंत्री उन्हें ज्यादा समय तक दूर नहीं रख पाए थे और इस बार भी ऐसा ही होगा। मोटे सन्यासी ने मुझे बताया है। उसने अपनी आवाज नीची कर ली, जैसे कोई साजिश रच रहा हो। इस वजह से हैरी, रॉन और हरमाइनी को सुनने के लिए उसके करीब झुकना पड़ा। कि महल और मैदान की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद अम्बरिज ने कल रात को डंबलडोर के ऑफिस में घुसने की कोशिश की थी। वे गॉरगोइल को पार नहीं कर पाई। हेडमास्टर का ऑफिस सील हो गया है। अर्नी मुस्कुराया। जाहिर है इस बात से वे काफी चिढ़ गई होंगी। पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश हॉल में जाते समय हरमाइनी बोली, ओह, मुझे लगता है कि वे हेडमास्टर के ऑफिस में बैठना चाहती थीं। बाकी टीचर्स पर अफसरी झाड़ना चाहती होंगी। मूर्ख, मोटी, शक्ति की भूखी बुढ़िया। ग्रेंजर, क्या तुम सच मुझे वाक्य पूरा करना चाहती हो? ड्रेको मेल्फॉय दरवाजे के पीछे से निकल आया था। उसके पीछे पीछे क्रैब और गॉयल भी आ गए थे। मेल्फॉय का पीला नुकीला चेहरा दुर्भावना से चमक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे गरुड़द्वार और मेहनतकश के कुछ पॉइंट कम करने होंगे। अर्नी तत्काल बोला, मेल्फॉय, सिर्फ टीचर्स ही किसी हाउस के पॉइंट कम कर सकते हैं। रॉन गुर्राया, हाँ, हम भी प्रीफेक्ट्स हैं, भूल गए क्या? मेल्फॉय ने ताना मारते हुए कहा, वीजली राजा, मैं जानता हूं कि प्रीफेक्ट्स पॉइंट कम नहीं कर सकते। क्रैब और गोयल खिखी करने लगे, लेकिन प्रशासकीय दस्ते के सदस्य ऐसा कर सकते हैं। कौन? हरमाइनी ने तीखी आवाज में पूछा। प्रशासकीय दस्ता ग्रेंजर। मेल्फॉय ने अपने प्रीफेक्ट के बैज के ठीक नीचे अपने दुशाले पर चांदी के एक छोटे से आई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जादू मंत्रालय का समर्थन करने वाले कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों को प्रोफेसर अम्बरिज ने खुद चुना है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि प्रशासकीय दस्ते के सदस्यों के पास पॉइंट कम करने की शक्ति है। इसलिए ग्रेंजर, मैं नई हेडमिस्ट्रेस की बुराई करने के लिए तुम्हारे 5 पॉइंट कम करता हूँ। मैकमिलियन, मेरा विरोध करने के लिए 5 पॉइंट तुम्हारे कम। पॉटर, तुम्हारे 5 पॉइंट इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वीजली, तुम्हारी शर्ट बाहर निकली है, इसलिए मुझे 5 पॉइंट कम करने होंगे। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था ग्रेंजर, तुम बदजात हो, इसलिए 10 पॉइंट उसके कम हो गए। रॉन ने अपनी छड़ी बाहर निकाली, लेकिन हरमाइनी ने उसे दूर हटा दिया और फुसफुसा कर बोली, नहीं। समझदारी का काम ग्रेंजर, मेल्फॉय बोला। नई हेडमिस्ट्रेस, नया दौर, ठीक है पॉटी, वीजली राजा। वह क्रैब और गोयल के साथ ही करता हुआ वहां से चला गया। वह मजाक कर रहा होगा, अर्नी ने परेशान होते हुए कहा। उसे पॉइंट कम करने की इजाजत नहीं हो सकती, यह मूर्खतापूर्ण होगा। इससे तो प्रीफेक्ट सिस्टम बिल्कुल महत्वहीन हो जाएगा। लेकिन तब तक हैरी, रॉन और हरमाइनी हाउस पॉइंट रिकॉर्ड करने वाले उन विशाल अवर ग्लासेस की तरफ मुड़ चुके थे जो उनके पीछे की दीवार में बने हुए थे। सुबह तक गरुड़द्वार और चीलगाद बिल्कुल बराबरी से सबसे ऊपर थे। उनके देखते देखते पॉइंट्स की संख्या कम हो गई। दरअसल सिर्फ एक ही ग्लास में परिवर्तन नहीं दिख रहा था, और वह नाग शक्ति का था, जिसमें पन्ना भरा हुआ था। फ्रेड की आवाज आई, देख लिया है ना? वह और जॉर्ज अभी अभी संगमरमर की सीढ़ियों से उतरे थे। अवर ग्लासेस के सामने वे हैरी, रॉन, हरमाइनी और अर्नी के पास आ गए। मेल्फॉय ने हमारे लगभग 50 पॉइंट कम कर दिए, हैरी ने आवेश में कहा, जब उसने गरुड़द्वार के कुछ और पॉइंट कम होते देखे। जॉर्ज बोला, हाँ, मॉन्टेग्यू ने ब्रेक के दौरान हमारे पॉइंट कम करने की कोशिश की थी। रॉन ने जल्दी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, कोशिश की थी? फ्रेड ने कहा, वह शब्द मुंह से पूरी तरह निकाल ही नहीं पाया क्योंकि हमने उसे पहली मंजिल की अदृश्य करने वाली अलमारी में सिर के बल अंदर डाल दिया था। हरमाइनी बहुत सदमे में दिखने लगी। लेकिन तुम लोग भयंकर मुश्किल में फंस जाओगे।
फ्रेड ने बिना किसी चिंता के कहा। तब तक नहीं जब तक मॉन्टेग्यू वापस नहीं आता है, और उसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया होगा। वैसे भी हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हमें मुश्किल में फंसने की कोई परवाह नहीं है। हैरी ने पूछा, क्या तुम्हें कभी परवाह थी? जाहिर है थी, जॉर्ज ने कहा। हमें कभी स्कूल से नहीं निकाला गया है ना? फ्रेड बोला, हम हमेशा जानते थे कि सीमा रेखा कहाँ है। यह बात अलग है कि हम कभी कभार अपना एक आध पैर उसके बाहर निकाल देते थे, जॉर्ज ने कहा। फ्रेड ने कहा, लेकिन हम असली हुड़दंग मचाने से पहले ही हमेशा रुक जाते थे। रॉन ने पूछा, लेकिन अब जॉर्ज बोला, डंबलडोर के जाने के बाद। फ्रेड ने कहा, हमें लगता है थोड़ा हुड़दंग, जॉर्ज ने कहा। होना ही चाहिए, हमारी प्यारी नई हेडमिस्ट्रेस इसी काबिल है, फ्रेड बोला। ऐसा मत करना, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। तुम्हें सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो तुम्हें बाहर निकालने का बहाना चाहिए। हरमाइनी, तुम समझ नहीं रही हो, फ्रेड ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें यहाँ रहने की परवाह नहीं है। अगर हमने डंबलडोर के लिए कुछ करने का संकल्प नहीं कर लिया होता तो हम इसी समय स्कूल छोड़कर चले जाते। वैसे, उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, पहला दौर शुरू ही होने वाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लंच करने के लिए इसी समय बड़े हॉल में पहुंच जाता, ताकि टीचर्स देख सके कि इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हरमाइनी ने चिंता से कहा, किससे हमारा संबंध नहीं है? तुम्हें पता चल जाएगा, जॉर्ज ने कहा। अब भागो। फ्रेड और जॉर्ज मुड़कर विद्यार्थियों की उस बढ़ती भीड़ में ओझल हो गए, जो सीढ़ियां उतरकर लंच करने जा रही थी। काफी चिंतित होकर अर्नी ने रूपांतरण के अधूरे होमवर्क का जिक्र किया और तेजी से चला गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए, हरमाइनी ने घबराहट में कहा। कहीं सचमुच कुछ हो ना जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वे तीनों बड़े हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन अभी हैरी ने दौड़ लगाते सफेद बादलों की छत की तरफ देखा ही था कि तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने मुड़कर देखा। चौकीदार फिल्च उसके ठीक सामने था। वह तेजी से पीछे हटा। फिल्च दूर ही अच्छा लगता था। उसने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, पॉटर, हेडमिस्ट्रेस ने तुम्हें बुलाया है। हैरी ने सोचा कि फ्रेड और जॉर्ज ने जाने कौन सी योजना बनाई होगी। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से कह दिया, मैंने ये काम नहीं किया। फिल्च के जबड़े हिलने लगे और वह हंसने लगा। अपराधी अंतरात्मा है, उसने घरघराती आवाज में कहा। मेरे पीछे आओ। हैरी ने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा, जो चिंतित लग रहे थे। कंधे उचकाकर वह फिल्च के पीछे प्रवेश हॉल में चला गया, जबकि दूसरी तरफ से भूखे विद्यार्थियों का रेला आ रहा था। फिल्च बहुत अच्छे मूड में दिख रहा था। संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते समय वह धीरे धीरे गुनगुना रहा था। पहली मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचकर वह बोला, पॉटर, यहाँ स्थिति बदल रही है। हैरी ने ठंडेपन से कहा, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। देखो, मैं डंबलडोर से बरसों से कह रहा था कि वे तुम लोगों के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं, फिल्च ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। तुम वैसी दरिंदे कभी बदबूदार बम नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें पता होता कि मेरे पास तुम्हें कोड़े मारने और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने की शक्ति है ना? कोई भी गलियारों में फ्रैंक्ड फ्रिस्बीज फेंकने के बारे में नहीं सोचता। अगर मैं तुम्हें जंजीर से टकनों के बल अपने ऑफिस में उल्टा लटका सकता, है ना? लेकिन पॉटर, शैक्षणिक कानून क्रमांक 29 के आने के बाद मुझे ये काम करने की इजाजत मिल जाएगी, और उन्होंने मंत्री जी से पीव्स को बाहर निकालने के आदेश पर साइन करने को भी कहा है। उनके हेडमिस्ट्रेस बनने के बाद यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही बदल जाएगी। हैरी ने सोचा कि अम्ब्रिज ने फिल्च को अपनी तरफ मिलाने की काफी कोशिश की थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि वो बहुत महत्वपूर्ण हथियार था। स्कूल के खुफिया रस्तों और जगहों के बारे में उसका ज्ञान शायद वीजली बंधुओं से ही कम था। ये लो, उसने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, और प्रोफेसर अम्ब्रिज के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देकर उसे खोल दिया। मैडम, पॉटर आ गया है। हैरी अम्ब्रिज के ऑफिस को अच्छी तरह पहचानता था। वह यहाँ कई बार सजा काट चुका था। यह पहले जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनकी डेस्क पर लकड़ी की एक बड़ी तख्ती रखी थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हेडमिस्ट्रेस। इसके अलावा उसने हसरत और दर्द से देखा कि उसकी फायर बोल्ट और फ्रेड और जॉर्ज की क्लीन स्वीप झाड़ुएं डेस्क के पीछे वाली दीवार पर लोहे की मोटी खूंटी पर जंजीर से बंधी थी। अम्ब्रिज डेस्क के पीछे बैठी थी और गुलाबी चंपत्र पर कुछ लिख रही थी। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराने लगी। वे चाशनी लिपटी आवाज में बोली, आर्गस, धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, फिल्च ने कहा, और अपने सिर को उतना नीचे झुका लिया जितना वह गठिए के दर्द के बावजूद झुका सकता था। फिर वह बाहर चला गया। बैठ जाओ, अम्ब्रिज ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी बैठ गया। अम्ब्रिज कुछ मिनट तक लिखती रही। फिर हैरी ने देखा कि बिल्ली के कुछ गंदे बच्चे उनके सिर के ऊपर की तस्वीर वाली प्लेटों में चारों तरफ उछल कूद मचा रहे थे। उसने सोचा, न जाने अब वे कौन सा भयंकर काम करने वाली हैं।
अच्छा, उन्होंने आखिरकार अपनी कलम नीचे रख के उसे गौर से देखते हुए कहा, जैसे किसी रस भरी मक्खी को निगलने के पहले मेंढकी देखती है। तुम क्या पीना पसंद करोगे? क्या? हैरी ने कहा। उसे यकीन था कि उसने गलत सुन लिया था। क्या पीना पसंद करोगे मिस्टर पॉटर? वे थोड़ा और खुलकर मुस्कुराते हुए बोली। चाय, कॉफी, कद्दू का जूस? हर ड्रिंक का नाम लेते समय उन्होंने अपनी छोटी छड़ी लहराई और उस ड्रिंक का कप या ग्लास उनकी डेस्क पर प्रकट हो गया। कुछ नहीं, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ पियो, उन्होंने कहा और उनकी आवाज अब बहुत खतरनाक ढंग से मीठी थी। किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर चाय? हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वे खड़ी हुई और उसकी तरफ पीठ करके दूध मिलाने लगी। फिर वे चाय का कप लेकर उसके करीब आईं। वे बहुत ही खतरनाक अंदाज में मीठे ढंग से मुस्कुरा रही थीं। ये लो, उन्होंने उसे कप थमाते हुए कहा। इसे गर्म गर्म पी लो। अच्छा, तो अब मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है कि हमें कल रात की तकलीफदेह घटनाओं के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। हैरी कुछ नहीं बोला। वे वापस अपनी सीट पर बैठ गईं और इंतजार करने लगी। जब कई लंबे पल खामोशी में बीत गए तो उन्होंने खुशनुमा अंदाज में कहा, तुम चाय नहीं पी रहे हो? उसने कप अपने होठों तक उठाया और फिर उतनी ही तेजी से उसे नीचे कर लिया। अमृत के पीछे पेंट किए गए बिल्ली के एक बच्चे की आंखें वैसी ही गोल और नीली थीं जैसे कि बावरी नैन मूडी की जादुई आंख थी। उसी समय हैरी के दिमाग में आया कि अगर बावरी नैन को पता चल गया कि हैरी ने किसी शत्रु द्वारा दी गई कोई चीज पी है तो वे क्या कहेंगे। क्या हुआ? अमृत ने कहा, जो अब भी उसे गौर से देख रही थी। क्या शक्कर चाहिए? नहीं, हैरी ने कहा। उसने कप को दोबारा अपने होठों तक उठाया और चुस्की लेने का नाटक किया। हालांकि वो अपना मुंह कसकर बंद किए हुए था। अमृत की मुस्कान चौड़ी हो गई। अच्छी बात है, वे फुसफुसाई। बहुत अच्छी बात है, तो अब बताओ। वे थोड़ी आगे झुकी। एल्बस डम्बलडोर कहाँ है? हैरी ने तत्काल जवाब दिया। क्या पता। और पियो, और पियो, वे अब भी मुस्कुराते हुए बोली। देखो पॉटर, हम बचकाने खेल नहीं खेलेंगे। मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है कि वे कहाँ गए हैं। तुम और डम्बलडोर इस मामले में शुरू से ही एक साथ हो। अपनी स्थिति पर विचार करो पॉटर, हैरी ने दोहराया। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। उसने दोबारा पीने का नाटक किया। वे अब उसे बहुत गौर से देख रही थी। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा, हालांकि वे अप्रसन्न दिख रही थी। तो फिर मुझे बताओ कि सीरियस ब्लैक कहाँ है? हैरी का पेट घूम गया और उसके हाथ का कप इतनी जमकर हिला कि प्लेट खड़खड़ाने लगी। हालांकि उसके दोनों होंठ कसकर बंद थे, लेकिन उसने कप उठाकर अपने मुंह से लगा लिया ताकि कुछ चाय उसके दुशाले पर छलक जाए। उसने थोड़ी जल्दी में कहा, मैं नहीं जानता। मिस्टर पॉटर, अम्बरिज ने कहा, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैंने अक्टूबर में गरुड़दौर हॉल की अंगीठी में अपराधी ब्लैक को लगभग पकड़ ही लिया था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुमसे मिलने आया था, और अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो तुम दोनों में से कोई भी आजाद नहीं होता। मैं दोबारा पूछती हूँ पॉटर, सीरियस ब्लैक कहाँ है? क्या पता, हैरी ने जोर से कहा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ इतनी देर तक घूरा कि हैरी की आंखों में पानी आ गया। फिर अम्बरिज उठकर खड़ी हो गई। ठीक है पॉटर, इस बार तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन सावधान रहना, मेरे पीछे मंत्रालय की शक्ति है। इस स्कूल से आने जाने वाले सभी संचार माध्यमों की निगरानी की जा रही है। हॉगवर्ट्स की हर अंगीठी पर नजर रखने के लिए चू नेटवर्क नियामक कार्यरत है। जाहिर है मेरी अंगीठी को छोड़कर मेरा प्रशासकीय दस्ता महल में उल्लुओं द्वारा लाई और ले जा रही चिट्ठियों को पढ़ रहा है और मिस्टर फिल्च महल के सभी खुफिया गलियारों पर नजर रख रहे हैं। अगर मुझे जरा भी सबूत मिल गया, भड़ाम, ऑफिस का फर्श कांप गया। अमरीश थोड़ी फिसल गई और सहारे के लिए उन्होंने अपनी डेस्क पकड़ ली। वे सदमे में दिखने लगी। यह क्या था? वे दरवाजे की तरफ घूर रही थी। हैरी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी चाय के लगभग पूरे भरे कप को सूखे फूलों के सबसे नजदीकी फूलदान में खाली कर दिया। उसे नीचे की किसी मंजिल से लोगों के भागने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब तुम लंच करने जाओ पॉटर, अमृत चिल्लाई और अपनी छड़ी उठाकर ऑफिस के बाहर भाग गई। हैरी ने कुछ सेकंड तक इंतजार किया ताकि वे पर्याप्त दूर निकल जाएं। फिर वह भी जल्दी से चल दिया ताकि यह देख सके कि इस हंगामे का क्या कारण था। इसे खोजना मुश्किल नहीं था। एक मंजिल नीचे कोहराम मचा था। किसी ने, और हैरी को बहुत अच्छा अंदाजा था कि वह कौन था, जादुई पटाखों के एक विशाल बक्से पर जादू करके उन्हें चला दिया था। हैरी और सुनहरी चिंगारियों वाले ड्रैगन गलियारे में इधर उधर उड़ रहे थे
उनसे आग की लपटें निकल रही थी और धमाके हो रहे थे। 5 फुट व्यास वाली गुलाबी चक्रियां उड़न तस्तरियों की तरह खतरनाक तरीके से आवाज करती हुई उड़ रही थी। चांदी जैसे चमकते सितारों की लंबी पूंछों वाले रॉकेट दीवार में टकरा कर लौट रहे थे। अनार बीच हवा में अपने आप आपत्तिजनक शब्द लिख रहे थे। जहां भी हैरी की निगाह गई वहां पटाखे विस्फोट सुरंगों की तरफ फट रहे थे। बुझ जाने, थम जाने या ओझल हो जाने के बजाय ये जादुई पटाखे हर पल तेज होते जा रहे थे। फिल्च और अम्बridge दहशत में सीढ़ियों पर खड़े थे। हैरी ने देखा कि एक बड़ी चक्री ने यह फैसला किया कि उसे अपनी करामात दिखाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है। वह खतरनाक वी के साथ अम्बridge और फिल्च की तरफ उड़ने लगी। वे दोनों ही डर के मारे चिल्लाए और उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। चक्री खिड़की से बाहर निकलकर मैदान की तरफ चली गई। इस दौरान खतरनाक तरीके से धुआं उगलने वाले कई ड्रैगन और एक बड़ा बैगनी चमगादड़ गलियारे के सिरे पर खुले दरवाजे का लाभ उठाकर बाहर निकल गए और दूसरी मंजिल की तरफ चले गए। जल्दी करो फिल्च, अम्बridge चिल्लाई। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे पूरे स्कूल में फैल जाएंगे। स्नेप दो। उनकी छड़ी के सिरे से लाल रोशनी की लहर निकलकर एक रॉकेट पर पड़ी। बीच हवा में स्तब्ध होकर रुकने के बजाय इसमें इतना तेज विस्फोट हुआ कि इससे एक जादूगरनी की पेंटिंग के बीच में छेद हो गया, जो एक बगीचे के बीच में बैठी थी। वो जादूगरनी बचकर भागी और कुछ पल बाद दूसरी पेंटिंग में प्रकट हो गई, जहां ताश खेल रहे 2 जादूगर उसे जगह देने के लिए तेजी से खड़े हो गए। उन्हें स्तब्ध मत करो फिल्च, अम्बridge गुस्से से चिल्लाई, जैसे ये काम फिल्च ने ही किया हो। आप ठीक कह रही हैं हेडमिस्ट्रेस, फिल्च बोला। सभी जानते थे कि फिल्च नकारा था और पटाखे को उसी तरह स्तब्ध नहीं कर सकता था जिस तरह वह उन्हें निगल नहीं सकता था। वह पास वाली अलमारी की तरफ भागा और उसमें से एक झाड़ू निकालकर पटाखों पर मारने लगा। कुछ ही पल में उसकी झाड़ू के अगले हिस्से में आग लग गई। हैरी ने काफी देख लिया था। हंसते हुए उसने अपना सिर झुकाया और एक खुफिया दरवाजे की तरफ भागा। वह जानता था कि वह दरवाजा एक दीवार दरी के पीछे छिपा है। जैसे ही वह दरवाजे के भीतर गया उसे फ्रेड और जॉर्ज दिख गए, जो वहां छिपकर अम्बridge और फिल्च की चीखें सुन रहे थे तथा हंसी दबाने के कारण हिल रहे थे। शानदार, हैरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत ही शानदार। तुम लोग तो डॉक्टर फिलीबस्टर का धंधा चौपट कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया, जॉर्ज ने फुसफुसाकर कहा और अपने चेहरे से हंसी के आंसू पोंछे। ओह, मुझे उम्मीद है कि वे उन्हें ओझल करने की कोशिश करें, इससे वे 10 गुना हो जाएंगे। पटाखे जलते रहे और दोपहर भर पूरे स्कूल में उड़ते रहे। हालांकि पटाखों ने काफी व्यवधान पैदा किया, लेकिन बाकी टीचर्स को देखकर ऐसा नहीं लगा कि इससे उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जब एक ड्रैगन प्रोफेसर मैकगोनिकल की क्लास में घुसकर चारों तरफ उड़ने लगा तथा तेज धमाके के साथ लपटें उगलने लगा तो उन्होंने चिढ़कर कहा, ओह ओह मिस ब्राउन, जरा भागकर हेडमिस्ट्रेस को बताओ कि हमारी क्लास में एक पटाखा घुस आया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हेडमिस्ट्रेस बनने के बाद प्रोफेसर अम्बridge का पहला दिन बड़ा खराब गुजरा। उनकी पूरी दोपहर स्कूल में इधर से उधर भागने में बीती। बाकी टीचर्स अपने कमरे से पटाखों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं दिख रहे थे, इसलिए बार बार मदद के लिए प्रोफेसर अम्बridge को बुलाते रहे। जब आखिरी घंटी बजी और विद्यार्थी अपने बैग लेकर गुरुद्वारा टावर की तरफ जाने लगे तो हैरी ने बड़े संतोष के साथ देखा कि अम्बridge प्रोफेसर फिल्टविक की क्लास से पसीना पसीना चेहरे के साथ निकल रही थी। उनके कपड़ों पर राख लगी हुई थी और उनका हुलिया बहुत खराब दिख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, प्रोफेसर फिल्टविक ने अपनी चूं-चूं करती आवाज में कहा। मैं खुद ही पटाखों से छुटकारा पा सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पास ऐसा करने का अधिकार है या नहीं। अम्बridge गुर्राने लगी। प्रोफेसर फिल्टविक ने मुस्कुराते हुए अपने क्लासरूम का दरवाजा उनके गुर्राते चेहरे के सामने बंद कर दिया। उस रात को गुरुद्वार के हॉल में फ्रेड और जॉर्ज हीरो थे। यहाँ तक कि हरमाइनी भी रोमांचित भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए उन्हें बधाई देने के लिए आई। उसने प्रशंसात्मक स्वर में कहा, बहुत बढ़िया पटाखे थे। धन्यवाद, जॉर्ज ने कहा, जो ये सुनकर बहुत हैरान और खुश हुआ था। वीजली के तूफानी अग्नि बम। बस एक ही दिक्कत है, हमारा पूरा माल खत्म हो गया है। हमें अब उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। वैसे हमें इसका जरा भी अफसोस नहीं है, फ्रेड ने कहा, जो गुरुद्वार के विद्यार्थियों से ऑर्डर लेने में जुटा था। हरमाइनी, अगर तुम अपना नाम वेटिंग लिस्ट में लिखवाना चाहो तो सामान्य बॉक्स की कीमत 5 गैलियन है और डीलक्स बॉक्स की कीमत 20 गैलियन है। हरमाइनी उस टेबल की तरफ लौटी जहां हैरी और रॉन अपने स्कूल बैगों की तरफ बैठकर घूर रहे थे, जैसे उन्हें यह उम्मीद हो कि उनका होमवर्क उछलकर बाहर निकल आएगा और अपने आप होने लगेगा। ओह, क्यों ना हम एक रात को पढ़ाई की छुट्टी कर दें, हरमाइनी ने जोश से कहा, जब चांदी जैसे रंग की पूंछ वाला एक रॉकेट खिड़की के पास से उड़ता हुआ गया। आखिर ईस्टर की छुट्टियां शुक्रवार से शुरू हो रही हैं, तब हमारे पास पढ़ाई करने के लिए काफी समय रहेगा। रॉन ने उसे हैरानी से घूरते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हरमाइनी चहकते हुए बोली,
तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मैं भी बगावत के मूड में आ गई हूँ। जब हैरी और रॉन 1 घंटे बाद सोने गए तब भी पटाखों के धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हैरी के कपड़े बदलते समय एक अनार टावर के पास से पू शब्द लिखता हुआ गया। पलंग पर पहुंचकर हैरी ने जमाई ली। उसने अपना चश्मा उतारा। इसके बाद उसे खिड़की के पास से कभी कभार गुजरने वाला पटाखा धुंधला दिखने लगा। पटाखे चमकते बादलों की तरह दिख रहे थे और काले आसमान के बीच सुंदर तथा रहस्यमय लग रहे थे। उसने करवट बदलकर सोचा कि अम्बridge को पहले दिन डंबलडोर की भूमिका निभाना कैसा लगा होगा। फिर उसने यह भी सोचा कि जब फज को पता चलेगा कि पूरे स्कूल ने अपना ज्यादातर दिन हंगामे के बीच में काटा है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मुस्कुराते हुए हैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैदान में पटाखों के धमाकों का शोर अब ज्यादा दूर होता जा रहा था, या फिर शायद वह नींद में खोता जा रहा था। वह सीधे रहस्यमय विभाग की तरफ जाने वाले गलियारे में पहुंच गया। वह काले दरवाजे की तरफ तेजी से जा रहा था। खुल जाओ, खुल जाओ। यह खुल गया। वह एक गोलाकार कमरे में पहुंच गया जिसमें कई दरवाजे थे। उसने इसे पार किया और पिछले दरवाजे जैसे ही एक दरवाजे पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। अब वह एक लंबे आयताकार कमरे में था जिसमें धातु के टकराने की आवाजें आ रही थी। दीवारों पर रोशनी नाच रही थी, लेकिन हैरी इधर उधर देखने के लिए नहीं रुका। उसे आगे जाना था। दूर एक दरवाजा था, वह भी उसके छूते ही खुल गया। अब वह एक धीमी रोशनी वाले कमरे में था जो किसी चर्च जितना ऊंचा और चौड़ा था। उसमें ऊंचे ऊंचे शेल्फों की कतारों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। हर शेल्फ पर धूल भरे कांच के छोटे छोटे गोले रखे थे। अब हैरी का दिल रोमांच के कारण तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वह आगे की तरफ भागा, लेकिन उसके कदमों से विशाल वीरान कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। इस कमरे में कुछ था जिसे पाने की उसके मन में बहुत प्रबल इच्छा थी। उसे कोई चीज चाहिए थी या किसी और को चाहिए थी। उसका निशान दुख रहा था। भड़ाम! हैरी तत्काल जाग गया। वह दुविधा और गुस्से में था। अंधेरा कमरा हंसी की आवाज से भर गया। बहुत बढ़िया, सीमस ने कहा, जो खिड़की से टिका हुआ था। एक चक्री एक रॉकेट से टकराई और ऐसा लगा कि वे जुड़ गए हैं। आकार देखो। हैरी को आवाज आई कि रॉन और डीन यह देखने के लिए अपने पलंग से उतर गए थे। वह खामोश और स्थिर पड़ा रहा। उसके निशान का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन निराशा उस पर हावी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अच्छी चीज उसके हाथ से आखिरी पल निकल गई हो। वह इस बार बहुत करीब पहुंच गया था। गरुड़द्वार की मीनार की खिड़कियों के पास से चमकते गुलाबी और चांदी जैसे पंख वाले पटाखे उड़ रहे थे। हैरी ने पड़े पड़े बाकी गरुड़द्वार वालों की प्रशंसा भरी आवाजें सुनी जो नीचे वाले कमरों से आ रही थी। उसके पेट में खलबली मच गई जब उसे याद आया कि अगली शाम को उसे गुप्त विद्या का अभ्यास करने जाना है। हैरी का अगला दिन दहशत में बीता। अगर स्नेप को पता चल गया कि वह सपने में रहस्यमय विभाग में और आगे तक पहुंच गया है तो वे क्या कहेंगे। उसे अफसोस हुआ कि उसने पिछले प्रशिक्षण के बाद से गुप्त विद्या का जरा भी अभ्यास नहीं किया था। डंबलडोर के जाने के बाद बहुत सी घटनाएं हुई थी। उसे यकीन था कि अगर वह कोशिश भी करता तो भी अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाता। बहरहाल उसे शक था कि स्नेप इस बहाने को नहीं मानेंगे। उसने उस दिन क्लासों के दौरान प्रैक्टिस की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो खामोश होकर अपने सभी विचारों और भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करता था तो हरमाइनी उससे पूछने लगती थी कि क्या गड़बड़ है। वैसे भी अपने दिमाग को खाली करने का सबसे अच्छा समय वह नहीं था जब टीचर्स विद्यार्थियों से रिवीजन के सवाल पूछ रहे हों। बुरे से बुरे को सहज भाव से लेने के मूड में हैरी डिनर के बाद स्नेप के ऑफिस की तरफ चल दिया। बहरहाल वो प्रवेश हॉल में आधी दूरी पर ही पहुंचा था कि तभी चो तेजी से उसके पास आ गई। हैरी। हाँ, हैरी ने कहा, और स्नेप के साथ अपनी मुलाकात को थोड़ी देर तक टालने का बहाना मिलने से उसे खुशी हुई। उसने प्रवेश हॉल के कोने की तरफ इशारा किया जहां विशाल अवर ग्लासेस थे। गरुड़द्वार का खंड अब लगभग खाली था। तुम ठीक हो? अम्बridge तुमसे तो डीए के बारे में नहीं पूछ रही थी। ओह नहीं, चो ने जल्दी से कहा। नहीं, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी हैरी, मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैरिटा चुगली कर देगी। अच्छा, हैरी ने अनमने ढंग से कहा। उसे लग रहा था कि चो को अपनी सहेलियां थोड़ी ज्यादा सावधानी से चुननी चाहिए थी। यह बहुत संतोषजनक था कि मैरिटा अब भी अस्पताल में थी और मैडम पॉम्फ्री उसके मुहासों को जरा सा भी ठीक नहीं कर पाई थी। वह दरअसल बहुत अच्छी है, चो ने कहा। उससे तो बस एक गलती हो गई थी। हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बहुत अच्छी है जिससे एक गलती हो गई है? उसने तो हम सबको बेच दिया जिसमें तुम भी शामिल हो। देखो, हम सब बच तो गए है ना, चो ने आग्रह करते हुए कहा। देखो, उसकी मम्मी मंत्रालय में काम करती हैं, उसके लिए ये सचमुच मुश्किल था। रॉन के डैडी भी तो मंत्रालय में काम करते हैं, हैरी ने गुस्से से कहा, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उसके चेहरे पर मुखबिर शब्द नहीं लिखा है।
चो तैश में बोली, यह हरमाइनी ग्रेंजर ने बहुत भयंकर काम किया था। उसे हमें बता देना चाहिए था कि उसने उस सूची पर जादू कर दिया है। हैरी ने ठंडेपन से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा काम था। चो का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें तेजी से चमकने लगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जाहिर है, अगर वह प्यारी हरमाइनी का काम था। हैरी ने चेतावनी देते हुए कहा, अब दोबारा रोने मत लगना। वह चिल्लाई, मैं नहीं रोने वाली। हाँ अच्छा ठीक है, उसने कहा, मुझे इस वक्त बहुत सी परेशानियों से जूझना है। तो फिर जाकर उन्हीं से जूझो, चो ने आवेश में कहा और मुड़कर दूर चली गई। गुस्से से भरा हुआ हैरी स्नेप के तहखाने तक जाने वाली सीढ़ियां उतरा। हालांकि वह अनुभव से जानता था कि अगर वह गुस्से और द्वेष से भरा होगा तो स्नेप के लिए उसके दिमाग में घुसपैठ करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। इसके बजाय वो सोचता रहा कि उसे चो से मैरिटा के बारे में और क्या क्या कह देना चाहिए था। फिर वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। जब हैरी ने अंदर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद किया तो स्नेप रूखेपन से बोले, तुम्हें देर हो गई पॉटर। वे हमेशा की तरह अपने कुछ विचार डंबलडोर के स्मृति पात्र में रख रहे थे। उन्होंने चांदी जैसे आखिरी धागे को पत्थर के पात्र में डाला और हैरी की तरफ मुड़े। उन्होंने पूछा, तुमने प्रैक्टिस की? हाँ, हैरी ने स्नेप के डेस्क के पाए की तरफ देखते हुए झूठ बोल दिया। अच्छा, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा, है ना? स्नेप ने रेशमी अंदाज में कहा। छड़ी बाहर निकालो पॉटर। हैरी हमेशा की तरह तैयार होकर स्नेप के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच में डेस्क थी। चो पर गुस्से के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह इस बात पर चिंतित भी था कि स्नेप उसके दिमाग से कितनी चीजें बाहर निकालने वाले हैं। 3 की गिनती पर स्नेप ने आलस से कहा, 1, 2। तभी स्नेप के ऑफिस के दरवाजे पर भड़बड़ की आवाज हुई और ड्रेको मैल्फॉय धड़धड़ाता हुआ अंदर आ गया। प्रोफेसर स्नेप, सॉरी, मुझे अफसोस है। मैल्फॉय ने थोड़ी हैरानी से हैरी को देखा। स्नेप ने अपनी छड़ी झुकाते हुए कहा, कोई बात नहीं ड्रेको, पॉटर काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया है। मैल्फॉय बहुत खुश हो गया। जब अम्ब्रिज ने हैग्रिड का इंस्पेक्शन किया था उसके बाद से हैरी ने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। मुझे पता नहीं था, उसने हैरी की तरफ व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी का चेहरा जलने लगा। वो मैल्फॉय को सच्चाई बताने के लिए बहुत बेताब था। यह इससे भी बेहतर था उसे अच्छा सा शाप देने के लिए। स्नेप ने पूछा, अच्छा ड्रेको, क्या बात है? सर, प्रोफेसर अम्ब्रिज को आपकी मदद की जरूरत है, मैल्फॉय ने कहा। सर, उन्हें मॉन्टेग्यू मिल गया है। उसका सिर 4थी मंजिल के एक टॉयलेट के भीतर घुसा हुआ है। स्नेप ने पूछा, वो वहां कैसे पहुंच गया? क्या पता सर, वह थोड़ा दुविधाग्रस्त है, स्नेप ने कहा। बहुत अच्छी बात है पॉटर, हम अपना सबक कल शाम को शुरू करेंगे। वे मुड़े और ऑफिस से बाहर निकल गए। मैल्फॉय ने स्नेप की पीठ के पीछे से हैरी से इशारे से कहा, काढ़े की पढ़ाई, और फिर उनके पीछे चला गया। आग बबूला होकर हैरी ने छड़ी दुशाले के भीतर रखी और कमरे से बाहर निकलने लगा। कम से कम उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए 24 घंटे और थे। वो जानता था कि इस बार बाल बाल बचने के लिए उसे मैल्फॉय का कृतज्ञ होना चाहिए। हालांकि यह मुश्किल काम था क्योंकि इसके कारण मैल्फॉय को पूरे स्कूल को यह बताने का मौका मिल जाएगा कि हैरी पढ़ने में बहुत कमजोर है और उसे जादुई काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई करनी पड़ती है। वो भी ऑफिस के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि तभी उसे एक चीज दिख गई। कांपती रोशनी का एक टुकड़ा दरवाजे की चौखट पर नाच रहा था। वह खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कुछ याद करने की कोशिश की, फिर उसे याद आ गया। यह उसी तरह की रोशनी थी जो उसने कल रात को सपने में देखी थी। रहस्य विभाग के दूसरे कमरे में रोशनी थी। वह पलटा। रोशनी स्नेप की डेस्क पर रखे स्मृति पात्र में से आ रही थी। चांदी जैसा सफेद पदार्थ अंदर घुमड़ रहा था। स्नेप के विचार, जिन्हें वे हैरी को नहीं दिखाना चाहते थे। अगर वह संयोग से उनकी रक्षा को तोड़ दे तो भी वह उन्हें नहीं देख पाए। हैरी ने स्मृति पात्र को घूरा और उसके भीतर उत्सुकता कुलबुलाने लगी। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो स्नेप हैरी से छिपाने के लिए इतने उतावले थे? चांदी जैसी रोशनी दीवार पर कांपी। हैरी ने कुछ सोचते हुए डेस्क की तरफ 2 कदम बढ़ाए। क्या स्नेप रहस्य विभाग के बारे में जानकारी छिपा रहे थे? हैरी ने पीछे देखा। उसका दिल अब पहले से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। स्नेप को मॉन्टेग्यू को टॉयलेट से निकालने में कितना वक्त लगेगा? वे इसके बाद सीधे अपने ऑफिस में आएंगे या मॉन्टेग्यू को अस्पताल ले जाएंगे? निश्चित रूप से वे उसे अस्पताल तक ले जाएंगे। मॉन्टेग्यू नाग शक्ति की क्विडिच टीम का कप्तान था। स्नेप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वो पूरी तरह ठीक रहे। हैरी कुछ कदम बढ़ाकर स्मृति पात्र के पास पहुंचा और उसकी गहराई में देखने लगा। वह झिझकते हुए सुनने लगा और उसने अपनी छड़ी दोबारा निकाल ली। ऑफिस और उसके पार वाले गलियारे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने स्मृति पात्र के पदार्थ को अपनी छड़ी की नोक से थोड़ा सा कुरेदा।
चांदी जैसा पदार्थ बहुत तेजी से घूमने लगा। हैरी आगे की तरफ झुका। उसने देखा कि यह पारदर्शी हो गया था। एक बार फिर वह एक कमरे में झांक रहा था, जैसे ये छत में गोलाकार खिड़की हो। दरअसल अगर उससे समझने में गलती नहीं हो रही थी तो वह बड़े हॉल में देख रहा था। उसकी सांस स्नेप के विचारों की सतह पर कोहरा डाल रही थी। उसका दिमाग सुन्न लग रहा था। इस याद में जाने की इच्छा बहुत प्रबल इच्छा थी, लेकिन ऐसा करना पागलपन होगा। वह कांप रहा था। स्नेप किसी भी पल लौट सकते हैं, लेकिन हैरी ने चो के गुस्से और मेल्फॉय के चिढ़ाते चेहरे को याद किया, जिससे उसके मन में दुस्साहस की भावना आ गई। उसने गहरी सांस खींची और अपना चेहरा स्नेप के विचारों की सतह में घुसा दिया। तत्काल ऑफिस का फर्श कांपा और हैरी सर के बल स्मृति पात्र में गिरने लगा। वह सर्द कालेपन के बीच गिर रहा था और तेजी से घूम रहा था। और फिर वह बड़े हॉल के बीच में खड़ा था, लेकिन चारों हाउस टेबलें वहां नहीं थी। इसके बजाय वहां 100 से ज्यादा छोटी टेबलें लगी थी, जिनका मुंह एक ही तरफ था। हर टेबल पर एक विद्यार्थी सिर झुकाए बैठा था और चंपत्र पर लिख रहा था। कलमों के चलने या चंपत्रों के सरकने की ही आवाज आ रही थी। परीक्षा चल रही थी। ऊंची खिड़कियों से धूप आकर झुके हुए सिरों पर पड़ रही थी। चमकती रोशनी में विद्यार्थियों के सिर बादामी, तांबई और सुनहरे दिख रहे थे। हैरी ने सावधानी से चारों तरफ देखा। स्नेप यहीं कहीं होंगे। आखिर यह उनकी याद थी। वे हैरी के ठीक पीछे वाली टेबल पर थे। हैरी ने घूरा। किशोरावस्था में स्नेप दुबले पतले थे और उनका चेहरा पीला था, जैसे अंधेरे में रखा पौधा होता है। उनके सीधे बाल चिपचिपे थे और टेबल की सतह को छू रहे थे। लिखते समय उनकी मुड़ी हुई नाक चंपत्र से मुश्किल से आधा इंच ऊपर होगी। हैरी ने स्नेप के पीछे देखा और परीक्षा का नाम पढ़ा। गुप्त कलाओं से रक्षा, सामान्य जादूगरी स्तर OWL। तो स्नेप 15-16 साल के होंगे, यानी हैरी की ही उम्र के आसपास। उनका हाथ चंपत्र पर तेजी से चल रहा था। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों से कम 1 फुट ज्यादा लिख लिया होगा, हालांकि उनकी लिखाई छोटी और पास पास थी। 5 मिनट और बचे हैं। यह आवाज सुनकर हैरी उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा कि प्रोफेसर फिल्टविक के सिर का ऊपरी हिस्सा टेबलों के बीच कुछ दूरी पर चल रहा था। प्रोफेसर फिल्टविक बिखरे हुए काले बालों वाले एक लड़के के पास से गुजरे थे। बहुत ही बिखरे हुए काले बाल। हैरी इतनी जल्दी हिला कि अगर वह ठोस होता तो कई टेबलें गिर जाती। इसके बजाय वह सपनों की तरह 2 कतारों के बीच से उड़ता हुआ तीसरी कतार में पहुंच गया। काले बालों वाले लड़के के सिर का पिछला हिस्सा करीब आया और अब वह कमर सीधी करके चंपत्र अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे अपने लिखे हुए जवाबों को दोबारा पढ़ रहा हो। हैरी डेस्क के सामने रुक गया और उसने अपने 15 साल के डैडी को देखा। उसके पेट में रोमांच का विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद की तरफ देख रहा हो, हालांकि कुछ चीजें अलग थी। जेम्स की आंखें बादामी थीं। उनकी नाक हैरी की नाक से थोड़ी ज्यादा लंबी थी और उनके माथे पर कोई निशान नहीं था, लेकिन हैरी की तरह ही उनका भी चेहरा पतला था। वही शक्ल और वही बोहें। हैरी की तरह ही जेम्स के बाल भी पीछे की तरफ खड़े रहते थे। उनके हाथ हैरी जैसे ही थे और जेम्स के खड़े होने पर हैरी को यह पता चल गया कि उनके कद में भी मुश्किल से 1 आध इंच का ही फर्क होगा। जेम्स ने जमकर जम्हाई ली और अपने बालों पर हाथ फेरा, हालांकि इससे उनके बाल पहले से भी ज्यादा बिखर गए। फिर प्रोफेसर फिल्टविक की तरफ उड़ती नजर डालकर वे अपनी सीट पर मुड़े और पीछे 4 टेबल दूर बैठे लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराए। हैरी को रोमांच का एक और सदमा लगा जब उसने देखा कि सीरियस अंगूठा ऊपर करके जेम्स को जीत का इशारा कर रहा है। सीरियस अपनी कुर्सी पर टिका था और उसे 2 पायों पर झुला रहा था। वह बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके काले बाल उसकी आंखों पर इतने आकर्षक अंदाज में लहरा रहे थे जिस तरह जेम्स या हैरी के कभी नहीं लहरा सकते थे। उसके पीछे बैठी लड़की उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, हालांकि सीरियस का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। और उस लड़की से 2 सीट छोड़कर हैरी के पेट में एक और सुखद झटका लगा। रीमस ल्यूपिन बैठे थे। वे थोड़े पीले दिख रहे थे। क्या पूर्णिमा करीब थी और परीक्षा में खोए थे? अपने जवाब को पढ़ते समय उन्होंने कलम के सिरे से अपनी ठुड्डी खुजाई और थोड़ी सी त्योरियां चढ़ा ली। तो इसका मतलब था कि वर्मटेल भी यहीं कहीं होगा। और निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड बाद हैरी को वह दिख गया, एक छोटा चूहे जैसे बाल वाला लड़का जिसकी नुकीली नाक थी। वर्मटेल परेशान दिख रहा था, अपने नाखून चबा रहा था और अपने पेपर की तरफ घूरते हुए अंगूठे से फर्श खरोच रहा था। बीच बीच में वह उम्मीद भरी नजरों से अपने पड़ोसी के चंपत्र को देख रहा था। हैरी ने एक पल के लिए वर्मटेल को देखा और फिर जेम्स की तरफ देखने लगा, जो अब बचे हुए चंपत्र के टुकड़े को हिला रहे थे। उन्होंने एक सुनहरी गेंद निकाली और उस पर LE लिख दिया। इन शब्दों का क्या मतलब था? कलम नीचे रख दो, प्रोफेसर फिल्टविक ने चू चू करती आवाज में कहा। तुम भी स्टेबिन्स अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे चंपत्र इकट्ठे करता हूँ। आगमनो। 100 से ज्यादा चंपत्र हवा में उड़े और प्रोफेसर फिल्टविक की खुली हुई बाहों में पहुंच गए।
चंपत्र के झटके से वे कुछ फुट पीछे गिर गए। कई विद्यार्थी हंस पड़े। आगे वाले डेस्कों से 2-3 विद्यार्थी उठे और उन्होंने प्रोफेसर फिल्टविक को पकड़कर खड़ा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रोफेसर फिल्टविक ने हाँफते हुए कहा। बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जा सकते हो। हैरी ने अपने डैडी की तरफ देखा, जो अब तेजी से अपने लिखे हुए LE अक्षर को मिटा रहे थे। वे उछलकर खड़े हुए तथा कलम और पेपर को अपने बैग में रख लिया। फिर उन्होंने बैग पीठ पर लटकाया और सीरियस के आने का इंतजार करने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ दूरी पर स्नेप की झलक दिखाई दी, जो टेबलों के बीच से चलकर प्रवेश हॉल के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। वे अब भी अपनी परीक्षा के पेपर में खोए हुए थे। गोल कंधों वाले स्नेप मकड़ी की तरह झटके से चल रहे थे और उनके चिपचिपे बाल उनके चेहरे के चारों तरफ लहरा रहे थे। बतियाती लड़कियों का एक समूह स्नेप को, जेम्स, सीरियस और ल्यूपिन से दूर किए थे। खुद को उनके बीच में रखकर हैरी स्नेप को भी देखता रहा और जेम्स तथा उनके दोस्तों की बातें सुनने की कोशिश भी करता रहा। प्रवेश हॉल में पहुंचने पर सीरियस ने कहा, मूनी, तुम्हें सवाल नंबर 10 पसंद आया? बहुत पसंद आया, ल्यूपिन ने तेजी से कहा। नर भेड़िए को पहचानने के 5 लक्षण बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल था। जेम्स ने बनावटी चिंता से पूछा, तुमने सभी लक्षण बता दिए? और क्या, ल्यूपिन ने गंभीरता से कहा, जब वे सामने वाले दरवाजे के चारों तरफ जमा भीड़ में शामिल हो गए, जो धूप भरे मैदान में पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। 1, वो मेरी कुर्सी पर बैठा है। 2, वो मेरे कपड़े पहने हैं। 3, उसका नाम रीमस ल्यूपिन है। सिर्फ वर्मटेल ही नहीं हंसा। मैंने तूतन का आकार, आंखों की पुतलियां और मुड़ी हुई पूंछ लिखा था, उसने चिंता से कहा, लेकिन मैं किसी और लक्षण के बारे में सोच नहीं पाया। वर्मटेल, तुम कितने मूर्ख हो, जेम्स ने धीरता से कहा। तुम महीने में एक बार नरभेड़िए के साथ घूमते हो, ल्यूपिन ने आग्रह किया। धीरे बोलो, हैरी ने चिंता से पीछे देखा। स्नेप करीबी थे और अब भी अपनी परीक्षा के सवालों में खोए हुए थे, लेकिन यह स्नेप की याद थी और हैरी जानता था कि अगर स्नेप मैदान में पहुंचने के बाद अलग दिशा में चले जाएंगे तो हैरी भी जेम्स के पीछे नहीं जा पाएगा। बहरहाल उसे देखकर बहुत राहत मिली कि जब जेम्स और उनके तीनों दोस्त लॉन से होते हुए झील की तरफ चले तो स्नेप भी पीछे पीछे आने लगा। वे अब भी अपनी परीक्षा के पेपर को देख रहे थे और उन्हें जरा भी पता नहीं था कि वे किधर जा रहे हैं। उनसे थोड़ा सा आगे चलकर हैरी जेम्स और बाकी लोगों पर करीबी नजर रखे हुए था। देखो, मुझे तो पेपर मिठाई का टुकड़ा लगा, उसने सीरियस को कहते सुना। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर मुझे कम से कम आउटस्टैंडिंग ना मिले। मुझे भी, जेम्स ने कहा। उन्होंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक छटपटाती सुनहरी गेंद निकाल ली। तुम्हें यह कहाँ से मिली? उड़ा ली, जेम्स ने सामान्य अंदाज में कहा। वे सुनहरी गेंद के साथ खेलने लगे। वे उसे 1 फुट दूर तक जाने देते थे और फिर दोबारा पकड़ लेते थे। उनकी भापने की शक्ति गजब की थी। वर्मटेल उन्हें आश्चर्य और आदर के साथ देखता रहा। वे झील के किनारे लगे उसी पेड़ की छाया में रुके जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक बार रविवार को अपना होमवर्क किया था। वे उसके नीचे घास पर बैठ गए। हैरी ने अपने कंधे के पीछे दोबारा देखा। उसे देखकर खुशी हुई कि स्नेप झाड़ियों के नीचे की छाया में घास पर बैठ गए थे। वे पहले की तरह ही इस वक्त भी अपने OWL के पेपर में खोए हुए थे, जिससे हैरी पेड़ और झाड़ियों के बीच की घास पर कहीं भी बैठकर पेड़ के नीचे बैठे चारों लोगों को देख सकता था। धूप झील की चिकनी सतह पर चमक रही थी। अभी अभी बड़े हॉल से निकलकर आने वाली कुछ लड़कियां किनारे पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थीं। वे अपने जूते मोजे उतारकर अपने पैरों को पानी में ठंडा कर रही थीं। ल्यूपिन एक पुस्तक बाहर निकालकर पढ़ने लगे। घास पर बैठे विद्यार्थियों को देखा। वह थोड़ा दम भी और उबा हुआ लेकिन बहुत आकर्षक लग रहा था। जेम्स अब भी अपनी सुनहरी गेंद से खेल रहे थे और इसे थोड़ी ज्यादा दूर तक उड़ने दे रहे थे। वे उसे लगभग निकल जाने देते थे लेकिन हमेशा आखिरी पल पर पकड़ लेते थे। वर्मटेल मुंह फाड़ कर उन्हें देख रहा था। जब भी जेम्स कोई मुश्किल से पकड़ी जा सकने वाली गेंद पकड़ लेते थे तो हर बार वर्मटेल आ भरकर तालियां बजाने लगता था। जब यह सिलसिला 5 मिनट तक चलता रहा तो हैरी सोचने लगा कि जेम्स वर्मटेल को चुप क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जेम्स को तो यह अच्छा लग रहा था। हैरी ने ध्यान दिया कि उसके डैडी अपने बालों को जबरन बिखरा लेते थे और पानी के पास बैठी लड़कियों की तरफ बार बार देखने लगते थे। उसे अंदर रख लो, सीरियस ने आखिरकार कहा जब जेम्स ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और वर्मटेल तालियां बजाने लगा। कहीं रोमांच के कारण वर्मटेल का दुशाला गीला ना हो जाए। वर्मटेल का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया लेकिन जेम्स मुस्कुराने लगे। उन्होंने सुनहरी गेंद जेब में रखते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे रख लेता हूँ। हैरी को यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि सिर्फ सीरियस के लिए ही जेम्स शान झाड़ने की आदत छोड़ सकते थे। मैं बोर हो रहा हूँ, सीरियस ने कहा। काश आज पूर्णिमा होती। तुम्हारी ही ऐसी इच्छा हो सकती है, ल्यूपिन ने अपनी पुस्तक के पीछे से कहा। हमें अब भी रूपांतरण की परीक्षा देनी है।
अगर तुम बोर हो रहे हो तो मुझसे सवाल पूछ लो, या लो। और उन्होंने अपनी पुस्तक बढ़ा दी। लेकिन सीरियस ने हंसते हुए कहा, मुझे उस बकवास की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। इससे तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी पेटफूट, जेम्स ने धीरे से कहा। देखो तो सही, वहां कौन बैठा है। सीरियस ने अपना सिर घुमाया। फिर वो बहुत स्थिर हो गया, जैसे कोई कुत्ता खरगोश की गंध आने पर होता है। बहुत बढ़िया, उसने धीरे से कहा। स्नाई वेलस। हैरी ने मुड़कर देखा कि सीरियस किस तरफ देख रहा था। स्नेप अब खड़े हो गए थे और अपने ओडब्ल्यूएल के पेपर को बैग में रख रहे थे। जब वे झाड़ियों की छाया से दूर होकर घास पर चलने लगे तो सीरियस और जेम्स खड़े हो गए। ल्यूपिन और वर्मटेल बैठे रहे। ल्यूपिन अब भी अपनी पुस्तक को घूर रहे थे, हालांकि उनकी आंखें हिल नहीं रही थीं और उनकी भुहों के बीच एक त्योरी उभर आई थी। वर्मटेल दिलचस्पी से कभी सीरियस और कभी जेम्स को तो कभी स्नेप को देख रहा था। जेम्स जोर से बोले, सब ठीक है स्नाइवेलस। स्नेप ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की जैसे उन्हें हमले की उम्मीद हो। उन्होंने अपना बैग पटका, दुशाले में हाथ डाला और उनकी छड़ी हवा में आधी दूरी पर ही थी कि तभी जेम्स चिल्लाए, निरस्त्र भव। स्नेप की छड़ी हवा में 12 फुट ऊपर उड़ी और उनके पीछे घास पर हल्की सी आवाज के साथ गिर गई। सीरियस जोर से हंसने लगा। बाधितो, उसने अपनी छड़ी स्नेप की तरफ करते हुए कहा, जो अपनी गिरी हुई छड़ी की तरफ छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस मंत्र के कारण वे गिर गए। चारों तरफ के विद्यार्थी बातचीत करते करते रुक गए। उनमें से कुछ उठकर खड़े हो गए और करीब आने लगे। कुछ डरे हुए दिख रहे थे और बाकी को मजा आ रहा था। स्नेप हांफते हुए जमीन पर पड़े रहे। जेम्स और सीरियस उनकी तरफ छड़ी उठाकर बढ़े। चलते समय जेम्स घूम घूम कर पानी के किनारे बैठी लड़कियों को देखते रहे। वर्मटेल भी अब उठ चुका था और भूखे अंदाज में देख रहा था। घटना को अच्छी तरह से देखने के लिए वह ल्यूपिन से आगे चल रहा था। जेम्स ने पूछा, परीक्षा कैसी रही स्नाइवेली? सीरियस ने दुष्टता से कहा, मैं उसे देख रहा था, उसकी नाक चंपत्र में घुसी हुई थी। चंपत्र पर तेल के बहुत से निशान होंगे, जांचने वाला एक भी शब्द नहीं पढ़ पाएगा। आसपास के कई विद्यार्थी हंसने लगे। यह स्पष्ट था कि स्नेप अपने सहपाठियों में लोकप्रिय नहीं थे। वर्मटेल मुस्कुराने लगा। स्नेप उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर मंत्र का असर अब भी कायम था। वे इस तरह छटपटा रहे थे जैसे अदृश्य रस्सियों से बंधे हों। जरा ठहरो, उन्होंने हाफते हुए कहा और जेम्स को बेहद नफरत से देखा। जरा ठहरो, सीरियस ने ठंडेपन से कहा। किस चीज के लिए ठहरू स्नाइवेली? तुम क्या करने वाले हो? हमारे दुशाले में अपनी नाक पोंछने वाले हो? स्नेप के मुंह से गालियों और मंत्रों की बौछार होने लगी, लेकिन उनकी छड़ी 10 फुट दूर थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अपना मुंह धो लो, जेम्स ने ठंडे लहजे में कहा। स्वच्छ हो। स्नेप के मुंह से साबुन के गुलाबी बुलबुले बाहर निकलने लगे। झाग उनके होठों पर था, जिसके कारण वे बोल नहीं पा रहे थे और उनका गला रूंध गया था। उसे छोड़ दो, जेम्स और सीरियस ने मुड़कर देखा। जेम्स का खाली हाथ तत्काल अपने बालों की तरफ चला गया। झील के किनारे की एक लड़की वहां आ गई थी। उसके गहरे लाल रंग के मोटे बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। उसकी आंखें हरी और बादामी आकार की थी। हैरी की आंखें, हैरी की मम्मी। सब ठीक है इवाइंस? और जेम्स की आवाज अचानक खुशी भरी, ज्यादा गहरी और परिपक्व हो गई। उसे छोड़ दो, लिली ने दोहराया। वे जेम्स की तरफ बहुत नापसंदगी से देख रही थीं। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, जेम्स ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, असल बात यह है कि वो जिंदा है, अगर तुम मेरी बात का मतलब समझ सकती हो। आसपास के कई विद्यार्थी हंसने लगे, जिनमें सीरियस और वर्मटेल भी शामिल थे, लेकिन ल्यूपिन नहीं हंसे, जो अब भी अपनी पुस्तक में खोए हुए दिख रहे थे। लिली भी नहीं हंसी। लिली ने ठंडेपन से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हरकतें बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन तुम सिर्फ घमंडी और दूसरों को सताने वाले लफंगे हो पॉटर। उसे छोड़ दो। इवाइंस, अगर तुम मेरे साथ घूमने लगो तो मैं उसे छोड़ दूंगा, जेम्स ने तत्काल कहा। मेरे साथ घूमने लगोगी तो मैं स्नाई वैली पर कभी भी अपनी छड़ी नहीं तानूंगा। उधर स्नेप का बाधा मंत्र का प्रभाव अब खत्म हो गया था। स्नेप अब अपनी गिरी हुई छड़ी की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगे थे और रेंगते समय साबुन के बुलबुले थूकते जा रहे थे। लिली ने कहा, अगर मुझे तुम में और विशाल समुद्र फेनी में किसी एक को चुनना हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। किस्मत खराब है प्रॉन्क्स, सीरियस ने तेजी से कहा और स्नेप की तरफ मुड़ा। ओए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेप ने अपनी छड़ी जेम्स की तरफ कर दी थी। रोशनी की एक चमक दिखी और जेम्स के चेहरे पर एक तरफ घाव हो गया। उनके दुशाले खून से लथपथ हो गए। जेम्स मुड़े। एक पल बाद ही रोशनी का एक और धमाका हुआ। स्नेप हवा में उल्टे लटक रहे थे। उनके दुशाले उनके सिर के नीचे तक आ गए थे। उनके मरियल पीले पैर दिख रहे थे और गंदा अंडरवियर भी। कई विद्यार्थी तालियां बजाने लगे। सीरियस, जेम्स और वर्मटेल हंसी से दोहरे हो गए। लिली के गुस्से से भरे चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आ गया जैसे वह भी हंसने वाली हो। फिर उसने कहा,
उसे नीचे उतार दो। क्यों नहीं, जेम्स ने कहा और अपनी छड़ी ऊपर की तरफ लहराई। स्नेप जमीन पर गिर गए, अपने दुशालों से खुद को आजाद करते हुए, और अपनी छड़ी ऊपर करके वे जल्दी से खड़े हो गए। लेकिन तभी सीरियस बोला, पूर्व शरीर बंधन। स्नेप लहराए और किसी तख्ते की तरह जमीन पर गिर गए। उसे छोड़ दो, लिली चिल्लाई। अब लिली ने भी अपनी छड़ी बाहर निकाल ली थी। स्नेप और सीरियस ने उसे सावधानी से देखा। जेम्स ने गंभीरता से कहा, देखो इवाइंस, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तुम्हें शाप देना पड़े। तो फिर अपना शाप वापस लो। जेम्स ने गहरी आ भरी और फिर स्नेप की ओर मुड़कर प्रतिकारक मंत्र पढ़ दिया। यह लो, उन्होंने कहा जब स्नेप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझने लगे। स्नाई वेलस, तुम खुशकिस्मत हो कि इवाइंस यहाँ थी। मुझे उस जैसी गंदी बदजात लड़की की मदद की जरूरत नहीं है, लिली ने पलकें झपकाई। अच्छी बात है, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं भविष्य में तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी, और स्नाई वेलस, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना अंडरवियर धो लेती। इवाइन से माफी मांगो, स्नेप जेम्स की तरफ दहाड़े और अपनी छड़ी खतरनाक तरीके से तान ली। लिली ने चिल्लाकर जेम्स से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे जबरदस्ती माफी मंगवाओ। तुम भी उतने ही बुरे हो जितना कि वह है। क्या? जेम्स ने हैरानी से कहा। मैं तुम्हें उस नाम से कभी नहीं बुला सकता। तुम अपने बालों पर हाथ फेरते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बिखरे बालों में बहुत शानदार दिखते हो, क्योंकि इससे लगता है जैसे तुम अभी अभी अपनी झाड़ू से उतरे हो। तुम गलियारों में अपनी मूर्खतापूर्ण सुनहरी गेंद के साथ इतराते फिरते हो और हर उस विद्यार्थी को अपने मंत्र का शिकार बनाते हो जो तुम्हें चिढ़ाता है, क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे हैरानी है कि तुम्हारे इतने फूले हुए सिर के बावजूद झाड़ू तुम्हारा वजन कैसे उठा लेती है। तुम्हें देखकर तो मैं पागल हो जाती हूँ। वे मुड़ी और जल्दी से दूर चली गई। इवाइंस, जेम्स उनके पीछे से चिल्लाया। सुनो इवाइंस, लेकिन इवाइंस ने पलटकर नहीं देखा। उसे क्या हुआ? जेम्स ने पूछा और इस तरह जताने की असफल कोशिश की जैसे एक सामान्य सवाल हो जो उनके लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं था। सीरियस ने कहा, मेरे हिसाब से वह तुम्हें थोड़ा घमंडी मानती है दोस्त। ठीक है, जेम्स ने कहा, जो अब नाराज दिखने लगे थे। ठीक है। एक और रोशनी का धमाका हुआ। स्नेप एक बार फिर हवा में उल्टे लटक रहे थे। कौन चाहता है कि मैं स्नाई वैली का पैंट उतारूं? लेकिन जेम्स ने स्नेप का पैंट उतारा या नहीं, यह हैरी को कभी पता नहीं चल पाया। एक हाथ उसकी ऊपरी बाह पर चिमटी की तरह कस गया। कराहते हुए हैरी यह देखने के लिए मुड़ा कि उसे किसने पकड़ा है। दहशत के साथ उसने देखा कि उसके पास वयस्क स्नेप खड़े थे जो आग बबूला थे। मजा आ रहा है, हैरी ने खुद को हवा में उड़ता महसूस किया। गर्मी का दिन उसके चारों तरफ से गायब हो गया। वह बर्फीले कालेपन में ऊपर की तरफ उठ रहा था। स्नेप का हाथ अब भी उसे कसकर पकड़े हुए था। फिर उसे लगा जैसे वो बीच हवा में उल्टा हो गया हो। उसके पैर स्नेप के तहखाने के फर्श पर पड़े और वह एक बार फिर ऑफिस में स्नेप की डेस्क पर रखे स्मृति पात्र के पास खड़ा हुआ था। तो स्नेप ने हैरी की बाह इतनी कसकर पकड़ रखी थी, उसका हाथ सुन्न होने लगा। तो मजा आया पॉटर? नहीं, हैरी ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। यह बहुत डरावना था। स्नेप के होंठ कांप रहे थे, उनका चेहरा सफेद था, उनके दांत किटकिटा रहे थे। तुम्हारे डैडी बहुत मजेदार आदमी थे, है ना? स्नेप ने कहा और हैरी को इतनी कसकर हिलाया कि उसका चश्मा नाक से फिसल गया। मैं नहीं, स्नेप ने हैरी को पूरी ताकत से दूर फेंका। हैरी तहखाने के फर्श पर तेजी से गिरा। स्नेप ने गरजते हुए कहा, तुमने जो देखा वो किसी को मत बताना। नहीं, हैरी ने कहा और उठकर स्नेप से ज्यादा दूर पहुंच गया। नहीं, जाहिर है मैं नहीं। बाहर निकल जाओ और मैं दोबारा इस ऑफिस में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब हैरी दरवाजे की तरफ भागा तो मरे हुए कॉकरोचों का एक डब्बा उसके सिर से टकराया। उसने झटके से दरवाजा खोला और गलियारे में तेजी से भागने लगा। स्नेप से 3 मंजिल दूर पहुंचने के बाद ही वह रुका। वहां पर दीवार से टिक गया और हांफते हुए अपनी घायल बाह को मलने लगा। इतनी जल्दी गरुड़दार टॉवर लौटने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसने अभी अभी जो देखा था उसे वह रॉन और हर्माइनी को भी नहीं बताना चाहता था। हैरी को इतनी दहशत और दुख इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि स्नेप ने उसे डांटा था या उस पर डिब्बा फेंका था, बल्कि इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि भीड़ के सामने अपमानित होना कैसा लगता है। वो अच्छी तरह जानता था कि जब उसके डैडी ने स्नेप का अपमान किया था तो स्नेप को कैसा महसूस हुआ होगा। और अभी अभी उसने जो देखा था उसके हिसाब से उसके डैडी उतने ही दम्भी थे जितना कि स्नेप हमेशा कहा करते थे।